हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्याम एकेडमी। श्याम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एमसीक्यू लेके आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। जैसा कि मैंने कहा था सुबह कि वो आपके लिए शाम को एक लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ 30 एमसीक्यू लाया हूँ, और सारे जो भी एमसीक्यू अटेंड करें या जितने भी अटेंड करें उसमें से आपके कितने मार्क्स आए ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आईएमपी चुनिंदा क्वेश्चन है, इसलिए आखिरी तक वीडियो देखिएगा। पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, सुनिए। पहला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। जब हम आज बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम किसे फोकस करके हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा शिक्षक के लिए बालक को केंद्र में रख के, शिक्षण प्रक्रिया को केंद्र में रख के, या विद्यालय को केंद्र में रख के, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बताइए, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक को कहा गया है, क्योंकि इसमें हम सारी अवस्थाएं पढ़ते हैं। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, हम सारी अवस्थाएं, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का हम अध्ययन करते। तो हम किसको लेके चलते, किसको केंद्र में लेके चलते हैं? बालक को केंद्र में लेके चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण व अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी। बाल विकास में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ठीक है। जैसे हम बाल विकास में आगे पढ़ेंगे उसमें हम गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की सारे के सारे विशेषताएं, सारी उम्र, और उनका किस उम्र को कौन सा काल कहा गया है, स्वर्ण काल किसे कहा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। अब से हमने कल पढ़ा था और आज सुबह पढ़ा था बिने साइमन के बारे में। तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, या अभिक्षमता का। तो राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है विशिष्ट बुद्धि का। जब भी बिने साइमन परीक्षण द्वारा परीक्षण बुद्धि का किया जाता है तो आपको पता है, जैसे बताया था कि बिने साइमन स्केल द्वारा करते, ठीक है। बिने साइमन स्केल द्वारा। और ये कब किया गया था? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये कब चालू किया था बिने साइमन ने? 1905 से 1911 तक का, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, चलो बताइए। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ये सभी, डी। इसका राइट आंसर डी है, ये सभी। मॉन्टेसरी विधि भी, खेल विधि भी, और किंडरगार्टन विधि दी थी फ्रोबेल ने। और किंडरगार्टन होती है जिसे आजकल हम कहते हैं प्ले स्कूल। जो बच्चों का जो प्ले स्कूल होता है उसे ही किंडरगार्टन विधि कहा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल को अर्जन करना, ज्ञान अर्जन, व्यवहार परिमार्जन, और व्यक्तिक समायोजन। चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है व्यवहार में परिमार्जन। सीखने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। हम अगर अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारे व्यवहार में अच्छा परिवर्तन होगा, और खराब व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारे व्यवहार में खराब परिवर्तन होगा, हम बुरी आदतें सीखेंगे, ठीक है। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है अपने व्यवहार में परिमार्जन या परिवर्तन करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी है। ठीक इसी प्रकार से देखें, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, कैसा होता है? अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, उभयमुखी, या सामाजिक निर्भर। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, ठीक है। आत्मा का नाम ले लिया है, आत्म केंद्रित में आत्मा का नाम हो, आत्मा अंतर रूप से किसी भी चीज को सोचती समझती है और अंतर्मुखी होती है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण या अनुभूति। इसमें आप नहीं है पर विशेष ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण या अनुभूति। तो स्मृति में हम व्यक्ति को पहचानते भी है, स्मृति में हम किसी भी चीज को धारण करते हैं, अनुकरण के द्वारा हो, चाहे अभ्यास के द्वारा हो, चाहे पुनः अभ्यास के द्वारा हो। और पुनः स्मरण भी हमारे स्मृति का ही एक अंग है। जब हम स्मृति पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम इसे और अच्छे से डिस्क्राइब करके देखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा अनुभूति, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है पहचान, धारण और पुनर्स्मरण, ऐसा स्मृति से संबंधित है, लेकिन अनुभूति जो है वो स्मृति से संबंधित नहीं है। इसे राइट आंसर होगा डी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था। किस पर प्रयोग किया था? चलो देखते। इसका अर्थ हुआ क्वेश्चन का कि पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, किस जानवर पर प्रयोग करके सिद्धांत दिया था? खरगोश के ऊपर, चूहे के ऊपर, कुत्ते के ऊपर या बिल्ली के ऊपर? तो इसका राइट आंसर है कुत्ते के ऊपर। पावलोव ने कुत्ते के ऊपर अपना प्रयोग किया था। उसने घंटी बजाई थी, भोजन रखा था, इस प्रकार का है। और अगला टॉपिक हमारा जो कल का टॉपिक होगा वो थॉर्नडाइक ही रहेगा, जिन्होंने ऐसा थ्योरी दी थी। ठीक इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य किसका घनिष्ठ संबंध है, किससे घनिष्ठ संबंध है? अभिवृत्ति से, स्वीकार्यता से, बचने से या समायोजन से? मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर है समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है, तो इसका राइट आंसर है डी। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? कैरन हार्नी, थॉर्नडाइक, फ्रोबेल या सिगमंड फ्राइड? तो इसका राइट आंसर है मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। हम थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी को कल पढ़ेंगे और सिगमंड फ्राइड को भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। और फ्रोबेल का तो मैंने बता ही दिया है आपको, किंडरगार्टन का, किंडरगार्टन दिया था, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और 11वां क्वेश्चन जो है उस पर आते हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण करना, पुनर्स्मरण, पहचानना या तर्क करना। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ को हमने लगातार 2 लेक्चर में पढ़ा है। पहला लेक्चर मनोविज्ञान के परिचय में भी हमने देखा था, इन्होंने व्यवहारवाद का समर्थन किया था। और कल भी हमने इनकी थ्योरियाँ पढ़ी थी, इनके परिभाषाएं, इस बुद्धि को लेकर इन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी थी, ऐसा हमने कल पढ़ी थी। तो आप बताइए, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण करना, पुनर्स्मरण, पहचानना या तर्क करना। तो इसका राइट आंसर है तर्क करना। धारण व्यक्ति स्मृति के अंतर्गत करता है, पुनः स्मरण भी करता है और पहचानता भी। अगर किसी बच्चे को 5 चीज़ों में से बोल दिया जाए कि वहाँ पर एक पेन रखी हुई है, आप पेन उठाकर ले आइए, तो बच्चा पेन अगर पहचानता होगा तो पेन लेकर आ जाएगा, क्योंकि उसको स्मरण में याद रहेगा। और कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को पुनः स्मरण कर सकता है और अनुकरण के द्वारा धारणा भी या धारण भी किसी चीज़ को कर सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर डी था। जिन्होंने भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया हो वो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवांशिकी, हार्मोन या समाज? आँख के रंग को कौन सा कारक
प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज? तो इसका राइट आंसर है आनुवंशिकता। वातावरण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हार्मोन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समाज का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आनुवंशिकता का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता भी हम पढ़ेंगे, एक के बाद एक सारे लेक्चर हम लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या अवधान? आधार आयु, ठीक है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? जब आयु हम मानसिक आयु भी लेते हैं, वास्तविक आयु भी लेता है, तो ये सब किससे रिलेटिव है? जैसे आज हमने सुबह पढ़ा था बुद्धि लब्धि का एक सूत्र, जिसमें MA/CA मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 था। इसके क्वेश्चन भी आगे आने वाले हैं, तो वो किससे रिलेटिव था? बुद्धि से रिलेटिव था। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आ गया है, 16 वर्ष के राम की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? जैसे आज हमने सुबह पढ़ा था, जिसका मैंने अभी कुछ सेकंड पहले ही आपको बताया कि MA/CA मल्टीप्लाई 100। चलिए अब इसको हल करते हैं। राम की मानसिक आयु, पहले तो हम सूत्र लिखते हैं MA/CA मल्टीप्लाई 100। तो इसमें MA मानसिक आयु कितनी दी हुई है? 12 वर्ष, और राम की स्वयं की आयु कितनी दी है? वास्तविक आयु 16 वर्ष, और मल्टीप्लाई में क्या है? 100। तो 4 की टेबल से 3 बार 12 कट जाएगा, और 4 बार 16 कट जाएगा, और 4 की टेबल से 125 बार कट जाएगा, और 3 × 25 = 75। तो इसका आंसर होगा बी, 75, ठीक है। और आगे ही और क्वेश्चन है जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, क्या है? शिक्षण है, सहानुभूति है, समदृष्टि है, या प्रेरणा है? इसमें से हमें वो क्वेश्चन देखना होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके मतलब ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट होता है उसी को चुनना होता है, ठीक है। तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला, प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। तो राइट आंसर आपका है प्रेरणा। प्रेरणा देके हम किसी व्यक्ति में किसी भी वस्तु या किसी भी टारगेट या किसी भी गोल के प्रति हम उसको रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निरसात्मक? शिक्षक का बर्ताव हमेशा आपको पता ही है कि आदर्शवादी शिक्षक ने होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर सी है, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि है। देखिए 30 क्वेश्चन जो आएंगे CDP के, उसमें 25 से 23 या 25 क्वेश्चन तो इतने इजी आएंगे जो आप थ्योरिकल टाइप से आप कर लोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो लॉजिकली रहेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इसके टाइप से ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, या एक विशिष्ट योग्यता? तो इसका राइट आंसर है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। जितने हम में सामर्थ्य रहेगा और जितने सामर्थ्यों का हमारे पास समुच्चय रहेगा उसे ही बुद्धि कहेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। किसी भी चीज में अगर हमें ध्यान केंद्रित करना है तो हम ध्यान कब केंद्रित करेंगे? अवधि को लेकर, नवीनता को लेकर, रुचि को लेकर, या आकार को लेकर? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, बताइए आंसर। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि है। अगर किसी भी चीज में अगर हमारी रुचि है तो हम उस पर ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 19, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। अनुभव द्वारा जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो होता है सीखने में। अगर हम किसी भी चीज़ को अनुभव के द्वारा अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वह होता है सीखना। ठीक है, सीखते हैं ना, अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोविज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं तो किससे, मनोविज्ञान हम जो पढ़ रहे हैं ये किसको केंद्र में रखकर, या सबसे बड़ा योगदान किसका रहेगा, किसके लिए हम पढ़ा रहे? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चों को मध्य में रखकर हम शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से 21 क्वेश्चन नंबर है, जो मैंने एक टेबल जो बताई थी आज सुबह के लेक्चर में कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। सबसे ऊपर था 140 से अधिक, उसे याद कर लेना क्योंकि ये IMP क्वेश्चन है और सारे 30 क्वेश्चन जो हमारे पास है सारे मोस्ट IMP। तो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखते हैं? मूर्ख, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो इसका राइट आंसर है प्रतिभाशाली। अगर यहाँ पर 139 139 भी अगर पूछ लेता कि 139 से अधिक 139 बुद्धि लब्धि वाले बच्चा किस श्रेणी में आता है तो ये उत्कृष्ट बच्चों में आ जाएगा। ठीक है, अगर 149 149 पूछे, 140 से ऊपर चले गया 149 तो वो प्रतिभाशाली। अगर 140 से अगर 139 पूछता है तो बच्चा उत्कृष्ट में जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो कर ले, और ऐसे ही आपको डेली वीडियो मिलेंगे। और कल से आपको डेली तीन वीडियो मिलेंगे। एक हिंदी का मिलेगा, कल से हिंदी भी शुरू हो जाएगी, और एक CDP का तो चल ही रहा है, और एक MCQ का चलेगा। वो फिर हिंदी का MCQ हो, मैथ्स का हो या फिर CDP का हो, और मैथ्स के लेक्चर भी लगेंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, लॉकडाउन बाद। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यकता है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या कहानियाँ सुनाना। अब एक शिशु है, छोटा सा बच्चा है, अब उसे कहानियाँ सुनाओगे? नहीं। भाषा पढ़ाना सिखाओगे? नहीं। अब उसे क्या GK की बुक दे दोगे या GK पढ़ना सिखाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों को शिक्षा के लिए शिशुशाला में किसकी आवश्यकता होती है? खेल के अवसर प्रदान करने। खेल खेल में बच्चा सीखता है, जो किंडरगार्टन होता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां, सभी बच्चों की एक समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करोगे या करते हैं? एक एक करके इसमें शब्दों का ध्यान रखिए कि सभी बच्चों की एक ही समस्या है। एक ही समस्या है, मान लो कि 10 बच्चों की क्लास में सभी बच्चों को A बनाते नहीं आ रहा है, तो सभी की समस्या क्या है कि A बनाना। तो आप उन सभी बच्चों को आप किस प्रकार से सिखाओगे? ठीक है, उनकी समस्या को आप कैसे समाधान करोगे? एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों को या पहले बड़े बच्चों को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सामूहिक ढंग से। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखते हैं। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, हम एक टीचर है, आप भी एक टीचर हो, तो जब आपके बच्चे उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हो? आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना या आत्मग्लानि? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा A, आत्मसंतोष की भावना। ठीक है, जब बच्चा उन्नति करता है तो हम आत्मसंतोष की भावना को महसूस करेंगे। बहुत से लोगों को प्रसन्नता की भावना भी आया होगा, मुझे पता है, लेकिन आत्मसंतोष की भावना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो घुमाने वाले होते हैं। ठीक है, अब आया है फिर से क्वेश्चन, और ये सेम उसी टाइप से जो हमने पहले कहा था राम की आयु, अब आ गया है सुधीर।
तो 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? चलिए निकालते हैं। सूत्र क्या था? सूत्र याद कर लेना, MA/CA मल्टीप्लाई 100। मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष। मानसिक आयु है 10 वर्ष और सुधीर की जो वास्तविक आयु है वो कितने वर्ष है? 8 वर्ष। मल्टीप्लाई 100, तो इसे हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 2 जा 8 और 25 से गया, 25 बार गया, और 25 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा। और 250 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 125 आता है। या इसे ऐसा भी कर सकते हैं, 2 से 10 का 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और 25 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 125 हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 125, डी ऑप्शन। आ गया सभी को समझ में? या फिर एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से बता देता हूँ कि 8 वर्ष, पहले सूत्र लिख लेते हैं हम, MA/CA मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मानसिक आयु दी हुई है 10 वर्ष, CA दी है 8 वर्ष, मल्टीप्लाई होता है 100। 4 से 2 बार गया और ये 4 से 25 बार गया, और 2 से ये 5 बार गया तो 5 में 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं 26वां क्वेश्चन। ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने, हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने या रास महोदय ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया, जिन्होंने ऐसा थ्योरी दी थी और इन्होंने यह बताया था कि किसी भी चीज को सीखने में भूल भी होगी और भूल के बाद उन्हें प्रयत्न भी करना पड़ेगा। इसकी हम थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे और कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि बच्चे से हम जो पहले पढ़ाया हुआ जो पाठ है, क्योंकि हम देखते हैं कि बुक में जो भी हम पढ़ाते हैं वो लिंक बाय लिंक, 1 बाय 1 आता है, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेटिव होता है। तो हम बच्चों से हम पहले क्या करेंगे? पहले पढ़ाए गए पार्ट से भी संबंधित को क्वेश्चन करेंगे, और जो पार्ट हम पढ़ा रहे हैं उसके भी क्वेश्चन पूछेंगे, और बालक के जो अदर जो ज्ञान होता है किसी टॉपिक को लेकर के हम उससे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। शिक्षक की कथनी, इस पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। यह कथन किस महान व्यक्ति ने दिया था? शिक्षक की कथनी और करनी, कथनी मतलब कहना और करनी मतलब करना, दोनों में भेद नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षक ने कुछ कह दिया है तो उसे उसने करना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको आज सुबह कहा था कि शाम को वीडियो एक आ जाएगा। ठीक है, तो यह कथन किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन या फिर मदन मोहन मालवीय? तो इसका राइट ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कथनी और करनी दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए शिक्षक की। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29वां। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध होना चाहिए, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, या इनमें से कोई नहीं? किसको महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध,
छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित होना या कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करवाना। तो इसका राइट आंसर है बी, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करवाना। ठीक इस प्रकार से 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षण जन्मजात है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, या ये सभी? इनमें से नहीं है। देख शिक्षण एक, इसका सही उत्तर होगा शिक्षक जन्मजात होते हैं। क्या शिक्षक जन्मजात होते हैं? सत्य नहीं है पूछा, ठीक है, इस पर गौर फरमाना है, ठीक है, कि सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है? तो शिक्षक क्या जन्मजात होते हैं? शिक्षण एक कला है और शिक्षण का एक शिक्षकों का प्रशिक्षण भी होता है, ये भी सबको पता है, लेकिन शिक्षक कोई जन्मजात नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, शिक्षक जन्मजात होते। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बिल्कुल करिए, ठीक है।